तो ईच किडनी कंटेन्स 10 लाख से 15 लाख तक, तो दोनों मिला के तो समझ सकते हैं कि दोनों मिला के 20 से 30 लाख तक नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। और नेफ्रॉन्स जो है ना वो बर्थ के बाद भी कुछ नेफ्रॉन्स और बनते जाते हैं, तो विद इन फ्यू ईयर्स नेफ्रॉन की तादाद जो है वो अब फिक्स होकर रह जाती है। नेफ्रॉन एक दफ़ा डैमेज हो गया ना, अगर मुकम्मल अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट नहीं होगा। इस आसरे में नहीं रहेगा कि 2 लाख नेफ्रॉन खत्म हो गए, 2 लाख नेफ्रॉन दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे। हालांकि नेफ्रॉन पूरा है एपिथेलियम, उसमें सिर्फ आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन उसका एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं उसमें। उसके बावजूद नेफ्रॉन रीजनरेट नहीं होगा। हाँ, अगर कोई नेक्रोसिस एपिथेलियम के कुछ हिस्से की हो गई, जैसे एक ट्यूबुलर नेक्रोसिस, तो ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर नेफ्रॉन पूरा डैमेज हो गया तो दोबारा रीजनरेट नहीं होता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये पूरा जो आप यहां पे देख रहे हो, तो हम वेसल्स को यहां पे देखेंगे। और नेफ्रॉन का मकसद क्या है? नेफ्रॉन का मकसद है कि उसके पास पहले तो पहुंचेगा क्या? अ पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, फिल्टर तो वहीं से होगा ना शायद, और उसके बाद नेफ्रॉन उसको फर्दर प्रोवाइड करेगा कुछ और कंपोनेंट्स, वो होंगे इसके ट्यूबुलर कंपोनेंट। यानी पहले आएगा ब्लड वेसल का कोई हिस्सा, माने कौन? कैपिलरीज, वहां से होगा फिल्टर, और उन कैपिलरी के उस फिल्ट्रेशन से जो प्लाज्मा बाहर निकलेगा, क्योंकि आएगा तो प्लाज्मा, फिल्टर तो प्लाज्मा होगा, सेल्स तो नहीं होंगे, फिल्टर प्लाज्मा होगा। वो प्लाज्मा फिल्ट्रेशन से जो फिर बाद में फिल्ट्रेशन, तो प्लाज्मा पूरा तो नहीं आएगा। 1 लीटर 1 मिनट में दोनों किडनीज लेती हैं 1 लीटर ब्लड, होल ब्लड, तो उसमें प्लाज्मा कितना हुआ? आधे से थोड़ा ज्यादा, चलो 600 ml। और सेल्स कितने हुए? 400 ml। 400 ml में से सेल में एक भी सेल बाहर नहीं आएगा, ना आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट, तो बाकी कौन आएगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या चीज? प्लाज्मा में सब कुछ आ सकता है सवाए एक चीज के, वो होंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये बताऊंगा प्लाज्मा प्रोटीन्स क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, वो फिल्टर नहीं होंगे। इसका मकसद ये है कि फिल्ट्रेशन जो होगी आपके वेस्कुलर सिस्टम से, कौन पकड़ेगा उसको? ट्यूबुलर सिस्टम। और ट्यूबुलर सिस्टम किसका? नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होगा वो होगा वो बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसका नाम ग्लोमेरुलस होगा। और उसके बाद जो ट्यूबुलर सिस्टम होगा वो शुरू हो जाएगा, ये नेफ्रॉन का अगला ट्यूबुलर पोर्शन। तो इसके साथ में रिलेशन डेवलप करना है कि ये ट्यूबुलर सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। जब फिल्टर होगा तो फिल्ट्रेशन में कौन उसको, ट्यूबुल्स उसको किस तरीके से होल्ड करेंगे, और ये कैसे पास होगा, और बिलाखिर यूरिन कैसे बनेगा, ये चल के आपको दिखाता हूं। अब यहां इसको देखने के लिए पहले किडनी को आप यहां से देख लें। और मैंने बताया इसका ये हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं क्या? कॉर्टेक्स। और ये हिस्सा जिसके अंदर ये पैरामिड्स मौजूद है इसको हम कहते हैं मेडुला। ये मेडुला है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला ये दो हिस्से आपने देखे। कॉर्टेक्स छोटा सा हिस्सा है इसका, जस्ट अंडर द कैप्सूल, और मेडुला इसका बड़ा हिस्सा है। और मेडुला के बाद ये जहां आपको ये ग्रीन कलर के मैंने दिखाए हैं ना, जो माइनर, कैलेसिस, मेजर, और इसके बाद रीनल पेरिस तक बन गई है, ये इलाका जो है इसको हम रीनल साइनस भी कहते हैं। लेकिन आप इस पर ध्यान देखेंगे, यहां इनमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब फिल्ट्रेशन के साथ इसका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि यहां आते ही नहीं है हमारे नेफ्रॉन वगैरह, ये तो कलेक्टिंग सिस्टम है। अभी जो फिल्ट्रेशन है वो इन जगहों पर होगी, कॉर्टेक्स में भी और मेडुला में भी। अब इसके अंदर हम सिर्फ एक नेफ्रॉन देखना चाहते हैं, और वहां हम अपना वेस्कुलर सिस्टम भी। लेकिन सबसे पहले आप इसको जब आपने देखें तो ये आपने पैरामिड देखे, और पैरामिड के साथ इन पैरामिड के बीच में जो मेडुला के अंदर ये है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। इनको रीनल कॉलम्स कहते हैं। और ये हमारे माइनर कैलेसिस हैं, ये मेजर है, और इसके बाद ये रीनल पेल्विस, और ये यूरेटर, और यूरेटर से ये यूरिन पास हो जाएगा टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो जहां तो ये मसला है। अब हम एक नेफ्रॉन को लेके आ रहे हैं। अब ये पैरामिड है, ये कॉर्टेक्स है, ये सारी चीजें आपने यहां पे देख ली। अब इसको मैं यहां पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। अब मैग्नीफाई करके यहां दिखाया है, तो ये क्या चीज होगी? हाँ, पैरामिड। तो ये पैरामिड है, और ये पैरामिड किस चीज में होंगे? मेडुला में। तो ये इलाका क्या होगा? कॉर्टेक्स। अब इसमें मैं अपना नेफ्रॉन फिट कर रहा हूं, एक नेफ्रॉन, वो बहुत सारे होंगे। अब एक नेफ्रॉन जब मैं इसमें फिट कर रहा हूं तो ये नेफ्रॉन चले यहां, ये ब्लैक कलर का नेफ्रॉन दे, दिस वन। अब इसमें आप यहां पे देखेंगे कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं, इसमें जितने भी नेफ्रॉन्स आपको, नेफ्रॉन सारे के सारे बिगिनिंग उसके कॉर्टेक्स से होती है। नेफ्रॉन के बड़े हिस्से कॉर्टेक्स में होते हैं, लेकिन उसके जो लंबे लंबे हिस्से होंगे, क्योंकि कॉर्टेक्स इतनी जगह नहीं है, तो वो फिर मेडुला में अंदर घुस जाते हैं। वो मेडुला में अंदर कहां घुसेंगे? पैरामिड में। तो ये इस तरीके से होंगे। अब आप इसको जहां पे देखेंगे ना, अगर तो ये जो पैरामिड और ये कॉर्टेक्स है, तो ये वो जगह होगी जिसको हम कहते हैं यहां पर पैरामिड, मेडुला और कॉर्टेक्स की जंक्शन। इस जंक्शन के अराउंड यहां भी कुछ
नेफ्रॉन की बिगिनिंग यहां से भी हो सकती है, नेफ्रॉन की बिगिनिंग बाकी कार्टेक्स से भी हो सकती है। तो ज्यादा जगह कहां मिलेगी हमें? कार्टेक्स के बाकी हिस्सों में। और दूसरी कम से कम जगह हमें कहां मिलेगी? कार्टेक्स, मेडुला में नहीं, कार्टेक्स में ही, लेकिन कार्टिको-मेडुलरी जंक्शन के करीब, जस्ट नेक्स्ट टू मेडुला। उसके फौरन बाद क्या है? इसलिए उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जस्टा मींस जस्ट नेक्स्ट, जस्ट क्लोजर टू, तो दैट इज जस्टा मेडुलर। तो ज्यादा वो कार्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे कि जक्स्टा मेडुलरी होंगे? कार्टिकल ज्यादा होंगे, जहां पे 90% नेफ्रॉन्स कार्टिकल होते हैं और 10% नेफ्रॉन्स जक्स्टा मेडुलरी होते हैं, और दोनों में फर्क होता है। अब यहां से जब आप देखोगे ये, तो आप कोई सा भी ले लो, हम यहां पर चलो ये ले लेते हैं, बड़ा सा है, चलो बड़ा दिखा देते हैं। उसमें से जब यहां से स्टार्ट करेंगे ना आप, जो सबसे पहली चीज होगी वो ये होगा, कपलाई स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो नेफ्रॉन का पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ? ग्लोमेरुलस के बाद वो बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहां से ग्लोमेरुलस को अगर मैं बोमेन्स कैप्सूल से निकाल दूं ना, तो मेरी तरफ से नेफ्रॉन इनकम्प्लीट है। फिर मेरी तरफ से नेफ्रॉन है ही क्यों? फिर जब फिल्ट्रेशन के लिए वो चीज आएगी नहीं, तो नेफ्रॉन क्यों है? छलनी में से अगर मैं ऊपर से अगर चाय नहीं डालूंगा, तो छलनियां क्यों रखी हुई हैं आप लोगों ने घर पे, जब आप घर पे चाय नहीं बनाते हो? तो यहां अगर ग्लोमेरुलस को निकाल दोगे, तो ग्लोमेरुलस इज पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये देखें, मैंने ग्लोमेरुलस अंदर डाल दिया है, वो वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। वेस्कुलर में चलो बाद में आते हैं, यहां पर ये आपको बता रहा हूं। तो पहली चीज क्या होगी इसकी? बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या बैठा हुआ होगा जो इसके अंदर फिट आ जाएगा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को जोड़ के अगर हम इस जोड़े का नाम डाल दें ना, तो उसका नाम होता है रीनल कार्पसल। इसका भी रीनल कार्पसल। ये किसी जमाने में हमने किसी बुक में पढ़ा हुआ था, कि फ्राग में पढ़ाया गया। इसको मेलपिगियन कार्पसल भी कहते हैं, लेकिन यहां पर हम मेडिसिन में उसको रीनल कार्पसल कहते हैं। और वो किस में अंदर सेटल्ड है? बोमेन्स कैप्सूल में। और बोमेन्स कैप्सूल के बाद, अब अगर बोमेन्स कैप्सूल को अगर आप देखना चाहें, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां बोमेन्स कैप्सूल चले यहां से दिखा देता हूं। ये बोमेन्स कैप्सूल ऐसे नहीं जैसे हमने यहां इसको दिखाया है, ये बेसिकली ये ऐसा है, ऐसे। ये डबल लेयर है, समझे? और एक जो डबल लेयर है, तो डबल लेयर का ये वाला लेयर किसको टच करेगा? ग्लोमेरुलस को। तो इसको हम विसरल लेयर कहते हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये विसरल लेयर है। और ये वाला जो जिसके साथ रिफ्लेक्ट हो गया ना, ये, इसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं ऑफ वुमेन कैप्सूल। ये पैराइटल लेयर है। ये जो आप पैराइटल लेयर लिख रहे हो ना, ये पैराइटल लेयर, ये फ्लैट सेल्स होंगे, स्क्वामस तो नहीं होते बहरहाल, लेकिन थोड़े से शार्ट के बाइडल होंगे। और उसके बाद ये पैराइटल लेयर जो है, ये कंटिन्यूस हो जाएगा किसके साथ? टिब्यूल्स के साथ। और ये जो टिब्यूल है, सबसे पहला टिब्यूल, क्योंकि कार्टेक्स में इतनी जगह है ही नहीं, और टिब्यूल थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, तो फिर टिब्यूल क्या करता है? कन्विलेशन करता है। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल। ऐसा एक डिस्टल भी आने वाला है। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर का जो बना रहा हूं मैं, ये है मेरा प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल। ये है हमारा पीसीटी, इसको प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी बात बताता हूं आगे चल के। ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल है। और प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल के बाद आप यहां पे देखेंगे कि एक टिब्यूल का एक लंबा पोर्शन अंदर आएगा, जगह ही नहीं है इतनी, तो वो सीधा घुस जाएगा पैरामिड के अंदर। उसका मोस्ट ऑफ द कोर्स क्या है? वो सारा कोर्स उसका मेडुला में है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर जक्स्टा मेडुलरी, अब इसमें फर्क देखें, अगर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, तो उसका वो वाला हिस्सा जो होगा, वो मेडुला में बहुत देर तक ट्रेवल करेगा, जाता जाएगा वापस आएगा। क्यों? क्योंकि उसका बोमेन्स कैप्सूल बहुत ही क्लोज है, तो जगह इतनी नहीं है, तो वो ज्यादा जाएगा। लेकिन वो जो दूर है ना वहां पर, वो जब अपनी ये लूप अंदर डालेगा ना जब, तो वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगी। तो इसकी जो टिप है और इसकी जो टिप है, इन दोनों में फर्क होगा। तो ये वाला जो लूप आप देख रहे हैं ना, इसको लूप कहते हैं, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। किसका लूप ऑफ हेनली मेडुला में लंबा ट्रेवल करेगा?
एक्स्ट्रा मेडुलरी का, क्योंकि वो उसको तो कार्टेक्स में थी, जगह ही नहीं मिलती, तो वो सारी जगह वहां मेडुला में होती, तो मेडुला में वो ट्रेवल ज्यादा करेगा। ये जो आप यहां पे एक्स्ट्रा मेडुलरी देख रहे हैं ना, इसका एक पोर्शन जो है ये है जिसको हम कहते हैं इसकी थिक डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरी उसकी थिन लिम्ब होती है, और एक होती है उसकी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, और ऐसा ही यहां पर भी देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसको मिला के हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। और ये फिर वापस आ गया किसमें, ये वापस आ गया आपके फिर कार्टेक्स में, और कार्टेक्स में जब वापस आ जाएगा तो आप यहां पे देखेंगे कि कार्टेक्स में आते आते फिर ये कन्वल्यूशन होगी, इसकी कमी सही लेकिन कन्वल्यूशन हो गई, इसको हम यहां पे कहेंगे डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल। और फिर ये डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल अगर यहां आया तो ठीक है, अगर यहां आ गया, इससे ज्यादा नहीं गया आगे, तो यहां ही ये इंटर हो जाएगा किसमें, ये इसमें जो पिरामिड के अंदर ऐसे ऐसे पड़ी हुई है लाइक साल से, इनको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। और इन कलेक्टिंग डक्ट में मैंने एक नेफ्रॉन ऐड करके दिखाया है, इसमें तो बेशुमार होंगे, बहुत सारे इसमें कार्टेक्स में ऐड हो जाएंगे, कुछ यहां पे आके इसको ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं इस तरीके से उठा के ये दिखाऊंगा, एक कलेक्टिंग डक्ट किसमें, जो पिरामिड में पड़ी हुई है, वो पिरामिड में पूरी मेडुला में पड़ी हुई है कि इसके ऊपर से निकले हुए हैं कार्टेक्स में भी सिरे, ठीक है, ये कार्टेक्स में कुछ नेफ्रॉन्स उसमें ऐड करेंगे, कुछ नेफ्रॉन्स इसमें लगेंगे। और जब एक कलेक्टिंग डक्ट को मैं देखूंगा तो एक पिरामिड में देखेंगे कि कम से कम मेरा ख्याल है कि 1000 से ज्यादा है, इसका नंबर आपको देख लूंगा, आज सर्च करूंगा कि इसका नंबर, एक पिरामिड के अंदर कितनी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। अगर 10 पिरामिड हुए हैं तो एक एक पिरामिड के अंदर, अगर 10 पिरामिड हैं तो एक एक पिरामिड से कितने नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होंगे, 1 लाख। क्यों, 10 पिरामिड के साथ जुड़े हुए होते हैं 10 लाख, और 10 लाख 1 मिलियन है, तो एक पिरामिड के साथ कितने नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होंगे, जाहिर है 1 लाख। 1 लाख अगर जुड़े हुए होंगे नेफ्रॉन्स, तो इसके अंदर एक डक्ट के साथ कितने जुड़े हुए होंगे हमारे कलेक्टिंग नेफ्रॉन्स डक्ट में। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 लाख नेफ्रॉन्स का कलेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक पिरामिड के साथ 1 लाख, और वहां मैं डाल दूं अगर 100 डक्ट्स डाल दूं, कौन सी डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, तो हर कलेक्टिंग डक्ट के साथ कितने नेफ्रॉन्स, अगर मतलब मेरे 100 कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ है, अब 100 तो नहीं होंगी, ज़ाहिर 1000 के करीब होंगी, क्योंकि 100 तो नहीं होंगी, सिर्फ पूरा जो गुच्छा बनेगा ना पूरा झाड़ू की तरह। अब ये तो आपको कट में दिखा रहा हूं, कट में दिखा रहा हूं तो आपको ऐसे नजर आ रहा है, ये कोई ऐसे थोड़ी होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे बंच ऐसे होगा लाइक दिस वन। तो इसमें क्या पड़े होंगे, ये मेरे 5 होंगे इधर, ये 10 होंगे, चलो ये 10 तो तुम्हें इस कट सेक्शन में नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ 10 होंगे कि ये थिकनेस है इसकी, तो ये 10 10 10 हो, ये सब समझ लो 100 हैं डक्ट्स, 100 डक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल। ये 100 नहीं होंगी, 1000 होंगी, मैं आपको नंबर बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो एक पिरामिड में कितनी डक्ट्स हैं, समझ लो तुम्हें 1000 डक्ट्स हैं। कौन डक्ट्स, कौन सी डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो हर कलेक्टिंग डक्ट में कितने नेफ्रॉन्स खुल रहे होंगे, तो 1 लाख पूरा हो जाएगा। अगर ये 1000 हैं तो हर डक्ट के अंदर कितने नेफ्रॉन्स खुल रहे होंगे, 100 नेफ्रॉन्स। कितने नेफ्रॉन्स, देखो अगर डक्ट से हैं 1000, तो एक एक डक्ट में कितनी नेफ्रॉन्स में खोलूं, अगर 1000 है तो अगर 1000 है तो अगर 1000 में मैं 100 खोलूं तो 100,000 हो जाएगा ना, 1000 में एक एक में 100 तो कितना हो जाएगा टोटल, 1 लाख। माने एक पिरामिड में कितने नेफ्रॉन्स अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, 1 लाख। और हैं टोटल कितने पिरामिड, 10 चलो 10 हैं तो कितने टोटल, कितने लाख नेफ्रॉन्स हमारे पूरे हो गए, 10 लाख। और यही तो है 1 मिलियन। 12 भी हो सकते हैं, चलो 1.2 मिलियन, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, तो 1.4 मिलियन, समझ गए। और इस तरीके से यहां पर मिलेगा। तो ये हमने बिल आखिर ये हुआ है कि हमने किस में ऐड कर दिया है, डक्ट में। और जहां मैंने ऐड किया है डक्ट में, तो कौन किया है, डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल पे मैं कट लगा के ये निकाल के बाहर ले आऊंगा तो एक नेफ्रॉन खत्म है। डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। डक्ट को तो हमें कॉमन के तौर पे इस्तेमाल करना है कि 100 हमने उसमें डाल दिए ताकि यहां पर ये स्टार्ट हो जाएगी लाइक, वो फिर एम्ब्रियोलॉजिकली पार्ट ऑफ द यूरेटेड बट वो कलेक्टिंग सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। तो ये आप यहां पे इस तरीके से आप देख लेंगे, तो ये जैसे आप यहां पे देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हो जाएगा। और ये यहां से अब इसने डाल दिया फ्लूइड किसमें, डक्ट में, और डक्ट ने फ्लूइड डाला है किसमें, माइनर कैलेक्स में। और जब माइनर कैलेक्स में उसने ड्रॉप डाल दिया ना एक, तो उसका नाम डाल दो यूरिन।
इससे पहले यूरिन नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ये जो आप यहां पूरा देख रहे हैं ये आपका ट्यूबुलर सिस्टम है, उसके बाद डक्ट है। आप ट्यूबुलर सिस्टम तक तो उसका नाम नेफ्रॉन डाल दोगे, उसके बाद डक्ट है तो उसका नाम हम डक्ट डाल देंगे, और डक्ट में तो जाहिर है मल्टीपल नेफ्रॉन्स उसमें ऐड हो रहे हैं। ये इसका ट्यूबुलर सिस्टम है, और साथ में बोमेंस कैप्सूल भी। जब ये आपने यहां पर देख लिया तो ये मैंने बताया डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के बाद ये चीज क्या थी, कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर जो फ्लूइड डाला ना वो क्या होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा। जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है ना, जब ये फिल्टर होगा ना, जब यहां पर किस में फिल्टर होगा, बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये क्या चीज है, पहले ये लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं यहां पर क्या, विसरल लेयर, और दूसरे को कहते हैं पैराइटल लेयर। ये जो विसरल लेयर है ना, ये अभी फिलहाल तो मैं इसको सिंपल ऐसे करके दिखा रहा हूं आपको, इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूं थोड़ी देर में। ये ऐसे नहीं होते, ये बहुत जबरदस्त किस्म के सेल्स हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। इन सेल्स को हम यहां पे विसरल सेल्स कहते हैं, जिसका मुंह किस तरफ है, कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस की तरफ। यहां तो हमने देखा ये, तो ये कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस की तरफ इनका इस तरीके से मुंह है, ये विसरल लेयर है। और इसके बाद जा रहे ये विसरल है। ये बेसिकली होता क्या है, ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है ना, इसकी शक्ल ऐसी थी, ऐसे, कोई विसरल नहीं, कोई पैराइटल नहीं, एक ही लेयर। फिर इसमें क्या आया, इसमें ग्लोमेरुलस अंदर आया। ये कैसे, ये ऐसे जैसे पानी से भरा हुआ एक बलून हो और उसमें आप अपनी मुट्ठी डाल दें अंदर, वो बलून फटे ना। तो जब बलून नहीं फटेगा तो वो बलून ऐसे ही रहेगा कि उसके दो लेयर हो जाएंगे। देखो मैं इस ग्लोमेरुलस को अंदर दाखिल कर रहा हूं, जब ये अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये फटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये इसमें अंदर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जो पहले दिखाया था उसकी तरह सिंगल लेयर है कि डबल, दो लेयर हो गए। जिस लेयर के साथ वो दबाव आया है वो विसरल, और जो बाकी पहले से ही मौजूद था वो उसके साथ कंटिन्यूस वो पैराइटल। और ऐसा होने की वजह से इन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस नहीं आ गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लूरा, जैसे पेरिकार्डियम, जैसे ये सारी चीजें वैसे ही। तो उसके बीच में क्या स्पेस नहीं आ जाएगी, जैसे प्लूरल स्पेस, जैसे पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें आ जाएगा फ्लूइड। इसमें कौन सा फ्लूइड आएगा, इसमें वही फ्लूइड आएगा जो ग्लोमेरुलस फिल्टर करेगा। इस स्पेस का नाम यूरिनरी स्पेस भी है और इस स्पेस का नाम बोमेंस स्पेस भी है। और उस बोमेंस स्पेस में जो कलेक्ट हुआ है वो क्या है, प्लाज्मा। उस प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है ना, वो अब जो उसमें कलेक्ट हुआ है वो प्लाज्मा का हिस्सा हुआ है। अब उसका नाम क्या, प्लाज्मा डालेंगे क्या, नहीं, उसका नाम डालेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये जीएफ है। और जब दोनों को कंपोजिशन को जब हम मैच करेंगे ना, तो जो कंपोजिशन प्लाज्मा की है वही यहां है, फर्क सिर्फ एक है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स वही है, क्या है, आपका सोडियम भी है, आपका पोटेशियम भी है, क्लोराइड्स भी हैं, बाइकार्बोनेट्स भी हैं, और इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। और साथ में जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है जो आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, कौन, ग्लूकोज, दूसरे फैटी एसिड्स, तीसरा अमाइनो एसिड्स, या इवन स्मॉल पेप्टाइड्स भी, जिसमें दो दो तीन तीन अमाइनो एसिड अभी भी लगे हुए हैं, वो भी, ये सारे फिल्टर हो जाते हैं। इसका मकसद है कि भले प्लाज्मा प्रोटीन्स ना आ रहे हों तो इसकी जो ऑस्मोलिटी होगी, ऑस्मोलिटी प्लाज्मा की इस फिल्ट्रेट से मुख्तलिफ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जितने कंसंट्रेशन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की प्लाज्मा में है वो सेम कंसंट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी है। इसलिए हम इसको हाइपर ऑस्मोलर नहीं कहते, हाइपो ऑस्मोलर नहीं कहते, इसको आइसो ऑस्मोलर कहते हैं। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपके प्लाज्मा से उसकी ऑस्मोलिटी जो है वो डिफरेंट नहीं है, सेम है। आइसो ऑस्मोलर हमेशा समझ लेना, ये उन क्वेश्चन में आता है। हम ये समझते हैं फिल्टर हो गया है ना, प्लाज्मा जैसा गाढ़ा थोड़ी होगा, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम है। ग्लूकोज तुम्हारा जितना प्लाज्मा में है ना, यकीन माने उतना ही बोमेंस स्पेस में है। अब सर ये बोमेंस स्पेस वाला, ये तो फिर आगे से ये तो फिल्टर हो जाएगा, ये तुम्हारा सारा ग्लूकोज यूरिन में बह जाएगा। बहने को बहना चाहिए, मेरी तरफ से तो बहना चाहिए, एक्चुअली जब आया है खुलम खुला तो बहना चाहिए। लेकिन अभी तो हम सिर्फ नेफ्रॉन का, अभी आपने बाहर से ये सिर्फ आपने हाथी के दांत दिखाने के देखे हैं, अभी आपने, अभी खाने वाले आने बाकी हैं, अभी इसको गुजरना है, 7 समंदर पार गुजरना है। अभी तो उसने सिर्फ कप में दाखिल किया है आपने, अभी इसको गुजरना है इतने बड़े ट्यूब से, इस ट्यूब्यूल से, अभी इसको गुजरना है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, फिर गुजरना है उसको लूप से, लूप की असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनली है, फिर असेंडिंग लिम्ब है, फिर कलेक्टिंग जो आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है,
जिसका अर्ली पोर्शन को डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं और लेटर पोर्शन को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ही है। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में भी नहीं छोड़ेंगे, यहां से भी हम देखेंगे फाइन ट्यूनिंग यहां से होगी, आखिर की जो सफाई होगी इधर होगी। कलेक्टिंग इतनी जगहों से उसको गुजरना पड़ेगा, तब जाके उसको माइनर कैलेक्स में डालेंगे। एट विच साइट, जहां से ये सब डक्ट्स जो हमने इत्तेफाक से 1000 बताई हैं आपको, ये सारी एक ही जगह पर। आप देखिए झाड़ू में क्या होता है, सारी तीलियां एक जगह पे बांध देते हैं, ऊपर इतना होता है, नीचे ये जगह जहां हम मुट्ठी पकड़ सके, इसीलिए वो ब्रॉड होता है ऊपर, नैरोअर होता है नीचे, इसीलिए तो पिरामिड कहते हैं इसको। वो पिरामिड में जो ब्रॉडर बेस होता है टुवर्ड द कार्टेक्स होता है, और जो उसका नैरोअर अपेक्स होता है वो किसमें घुस जाता है, माइनर कैलेक्स में। उस घुसने वाली उस नैरो चीज को हम पेपिला भी कहते हैं, रीनल पेपिला। इसका मकसद है कि अगर रीनल पेपिला में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई तो एक डक्ट इन्वॉल्व होगी कि सारी हो जाएंगे, सारी। रीनल पेपिलाइटिस बड़ी खतरनाक चीज होती है। रीनल पेपिलाइटिस में समझ लो पूरा पिरामिड गया, क्योंकि सारी डक्ट्स यहां जमा हो रही है। रीनल पेपिलाइटिस खतरनाक चीज है बहुत। और रीनल पेपिलाइटिस अगर सबकी हो गई, 6-8 पिरामिड की हो गई, तो आधी किडनी तो गई। और यहां कुछ हो गया तो 10-12 डक्ट्स जाएंगी, यहां हो गया तो सारी गई, क्योंकि सब जहां जमा होती है। इसको रीनल पेपिला कहते हैं। रीनल पेपिलाइटिस इतनी खतरनाक है। और ये आपने यहां पर देखा, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका ट्यूबुलर सिस्टम हुआ। जहां समझ गए होंगे आप, बोमेंस कैप्सूल से चले, और मैंने बताया इसके 2 लेयर हैं, और बोमेंस कैप्सूल के बीच में ये स्पेस है क्या, बोमेंस स्पेस। और बोमेंस स्पेस विल बिकम कंटिन्यूअस विद द ल्यूमन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। इसका मकसद है कि यहां से जो फ्लूइड आया है उसका नाम क्या होगा, अभी अभी तो आया ग्लोमेरुलर से, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। तो उसके बाद किस में आ जाएगा, ट्यूब्यूल में, तो ट्यूबुलर फ्लूइड आगे से चला दे रहा हूं, ट्यूबुलर फ्लूइड के नाम से। और उसके बाद जैसे ही ड्रॉप आ गया डक्ट से किसमें, माइनर कैलेक्स में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह नाम डाल दो यूरिन। अब इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगी, ना माइनर कैलेक्स में इस किस्म का कोई मामला है, ना आपको मेजर में, ना यूरेटर में। अब आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। अब सिर्फ इसको आगे बढ़ाना है और बढ़ा के इसको डाल देना है टैंक में, नाम है इसका यूरिनरी ब्लैडर। और जब वहाँ इस्तेमाल हो जाए, वहाँ पूरा जमा हो जाए, उसके बाद डिज़ायर आएगी, उसको बाहर निकाल देना है। और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये है इसका ट्यूबुलर सिस्टम। अब ट्यूबुलर सिस्टम से तो ये तो तुमने कलेक्ट किया है ना, लेकिन फिल्टर कौन करेगा, ब्लड। अब ब्लड को लेके आएंगे। अब ब्लड को लेके आएंगे, कुदरत ने हमें सबसे पहले दी ये क्या, रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी अंदर एंटर हुई है किसमें, साइनस में। लेकिन ये साइनस में जैसे अंदर एंटर होती है, ये मैंने एनाटॉमी में भी बताया है इसको, कि अगर आप किडनी को सीधा करके ऐसे देखेंगे ना, तो किडनी का ये अपर पोल के करीब इसका अपर यूनिट है, इसको लोब्यूल कहते हैं, सेगमेंट, सुपीरियर सेगमेंट, ये नीचे इंफीरियर सेगमेंट है। फिर ये 2 ऐसे हो जाएंगे, तो एक एंटीरियर सेगमेंट, एक पोस्टीरियर सेगमेंट। इट्स लाइक दिस। ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं, या लाइक दिस, ऐसे एक ये है, एक ये है, कितनी सेगमेंट्स होगी, 4, यहाँ 4। उसके बाद जो पीछे करेंगे ना आप, तो एक बहुत बड़ी पीछे नजर आएगी आपको, पोस्टीरियर सेगमेंट। यानी ये जो अपाइकल होती है ना सेगमेंट, ये थोड़ी पीछे भी जाती है, ये पोस्टीरियर वाली थोड़ी बैक में भी जाती है, ये चलो ना भी जाती होगी, ये वाली पीछे भी जाती है। तो पीछे थोड़ा सा कवर हो जाएगा, और बाकी जो बीच में रह जाएगा वो पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाएगी। 5 सेगमेंट्स होती हैं किडनी के अंदर। इसलिए बाहर जैसे आर्टरी अंदर एंटर होती है ना, ये अंदर ही से, यानी बाहर ये हाइलम में अंदर दाखिल होने से पहले ही 2 हो जाती हैं ऐसे। और यहां से यूरेटर निकल रहा होता है पेल्विस की शक्ल में, रीनल पेल्विस की शक्ल में, तो ये ऐसे इसको ग्रेस्ट कर लेते हैं कैंची की तरह। तो आगे जो आती है ये इंटीरियर आर्टरी आती है, पीछे जो जाती है वो पोस्टीरियर आर्टरी आती है। ये 2 आर्टरी होती है, इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। वो जैसे अंदर घुसती है तो पोस्टीरियर डिवीजन पूरे पोस्टीरियर सेगमेंट को सप्लाई कर लेती है, और इंटीरियर इन 4 को करती है। तो सबसे पहले कौन सी आर्टरी आई, वो आर्टरी रीनल। उसके बाद क्या, उसकी 2 डिवीजनें बनी, एंटीरियर पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर सेगमेंटल बन जाएगी, इंटीरियर वाली इंटीरियर डिवीजन, जो फिर 2 में स्प्लिट हो जाएगी। यानी अंदर जो ये आई, ये 2 में स्प्लिट हो जाएगी। 2 में जब देखेगी कि भाई यहां आगे 4 सेगमेंट है, तो ऊपर वाली क्या करेगी, ऊपर वाली 2 में, और नीचे वाली भी 2 में। यानी इंटीरियर डिवीजन कितने सेगमेंट्स में हो गई, 4 में, और पोस्टीरियर सिंगल में। तो 5 सेगमेंटल आर्टरी आपको मिल गई। तो रीनल आर्टरी 2 डिवीजन 5 सेगमेंट्स, तो 5 सेगमेंटल आर्टरी। और जैसे बड़ी आर्टरी होगी सिंगल, और जैसे आगे 2 डिवीजन होंगी तो उससे थोड़ी पतली। आप देखें खुद, ये बड़ी और ये उससे छोटी, और आगे से जो 5 बनेगी वो उससे छोटी। जो आस्ते आस्ते ल्यूमन इसका नैरो होता जाएगा, और जैसे ल्यूमन नैरो होता जाएगा उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। बड़ी पाइपलाइन उससे छोटी, उससे छोटी, छोटी 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 करते जाएंगे, उनमें प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाहर से फ्लो बहुत ज़बरदस्त है। और ऊपर से तुमने इतनी बड़ी आर्टरी तो रखी है और 90 डिग्री के एंगल पे रखी है, और जब 90 डिग्री के एंगल पे आती है तो फिर ब्लड सप्लाई को, फ्लो को रोकने वाला आप कोई है नहीं, इतना जल्दी से ब्लड आएगा। क्योंकि इसी को ऑब्लिक कर दोगे ना तो नैरो हो जाएगा ल्यूमन, इसको 90 डिग्री पे लाने। देखो इसकी फिजिक्स देखें कैसे, ऐसे ऐसे किया है,
90 डिग्री के एंगल पे ऐसे निकल रही है, फ्लो रेजिस्टेंस ही नहीं, इतना ज़बरदस्त फ्लो। पूरा देखिए ना, कार्डिक आउटपुट 5 लीटर है, पूरा टोटल ब्लड ही आपके पास 5 है, 5 लीटर, और 5 लीटर आपके हार्ट से गुजर जाता है 1 मिनट के अंदर, वो कार्डिक आउटपुट है। उस कार्डिक आउटपुट में ये 2 किडनीज जो मिला के 100 ग्राम की भी नहीं है, इतनी है तकरीबन 100-150 ग्राम की होती हैं 2 किडनीज। 70 ग्राम की, अगर 70 kg का अगर कोई बंदा होगा ना तो उसकी किडनी 70 ग्राम की होगी, 1-2 होंगी 140 ग्राम की। आपका तो वेट मुश्किल से मेरा ख्याल है 50-55 60 के करीब होगा, 50 ही होगा और क्या होगा। तो 50 ग्राम की किडनीज हैं आपकी, और 50 ग्राम की किडनीज 1 लीटर ब्लड ले रही हैं, 200 की किडनी, 100 ग्राम इतना, 1 लीटर। ब्रेन नहीं ले रहा है, ब्रेन 1 लीटर नहीं लेता है, किडनी ले रही है। इसलिए नहीं कि उसको बेचारी को ऑक्सीजन की जरूरत है, हम तो ऐसे ही समझते हैं ना कि ब्लड जाएगा ऑक्सीजन की जरूरत है, 1 लीटर ब्लड जा रहा है तो यार इसको तो बहुत ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसा है ही नहीं। जिस आर्टरी से ब्लड जा रहा है, जो ऑक्सीजन वहां है, जो वेन से जो आ रहा है, वही ऑक्सीजन उसमें पड़ा है। वो किडनी बेचारी ने तो ऑक्सीजन थोड़ा सूंघा है सिर्फ बस। तो फिर गया क्यों है? गया इसलिए है क्योंकि ये अगर 1 मिनट में 1 लीटर जाएगा तो 5 मिनट में 5 लीटर घूम के आ जाएगा। हमें फिल्ट्रेशन बहुत तेजी से करनी है, बहुत तेजी से फिल्ट्रेशन करनी है, और ज्यादा ब्लड जाने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा होगा। कि हमें आखिर में किस में प्रेशर मेंटेन करना है? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस में प्रेशर मेंटेन करेंगे तो उससे तो फिल्टर होगा ना, ये फिल्टर होगा ही उससे, प्रेशर से। और प्रेशर तब होगा जब ब्लड ज्यादा भेजोगे और जब उसको डिवाइड करते जाओगे। अभी हमने डिवाइड किया तो क्या बनाया? सेगमेंटल आर्टरियां बनाया। वो सेगमेंटल आर्टरी माने हर एक सेगमेंट को, और हर एक सेगमेंट में कितने पैरामिड? कम से कम 2। तो इसका मकसद यह है कि हर सेगमेंटल को फिर टूटना होगा किसमें? 2-2 में, ताकि 10 बन जाएं। और 10 आर्टरियां जैसे अंदर एंटर होंगी तब तक वो छोड़ चुकी होंगी रीनल साइनस को। यानी रीनल साइनस कौन सा? ये वाली एरिया। इस वाली एरिया में क्या बन चुका होता है? 2 डिवीजन है, वहां से 5 सेगमेंटल, और जब 10 बन जाएंगी ना तो वो मटीरियल में घुस जाएंगी। अब साइनस छोड़ देंगी, और जब साइनस छोड़ देंगी तो किसमें अंदर घुस जाएंगी? घुस जाएंगी जहां पैरामिड होते हैं। भाई जहां साइनस होता है, साइनस जब खत्म हो जाता है तो पैरामिड आ जाते हैं ना, और तब तक आर्टरियां क्या बन चुकी होती हैं? सेगमेंटल। और सेगमेंटल, वहां तक सेगमेंटल, अभी तक साइनस है 10 सेगमेंटल, वो सेगमेंटल किसमें घुस जाएंगी? इनके अंदर घुस जाएंगी, मटीरियल में, माने पैरामिड्स में। और फिर क्या हो जाएगा? फिर आप देखेंगे कि सेगमेंटल जो 5 आर्टरियां थी, एक 2 में स्प्लिट हो जाएगी, और 2 में जो स्प्लिट हो जाएगी तो किसमें घुस गई? पैरामिड्स की तरफ। और पैरामिड में तो नहीं, पैरामिड के बीच में जो गैप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें घुसेंगी। ये आपकी एक सेगमेंटल थी ना, ये जैसे आपकी एक सेगमेंटल आई ऐसे, वो ये चली गई एक, ये ऐसे दूसरी। ये क्या चीज? सेगमेंटल 5 वाली। और उसमें से क्या निकली? 2-2, एक ये एक ये। अब इनका नाम पड़ जाएगा इंटरलोबार आर्टरीज। तो कहां मौजूद होती हैं? पैरामिड के बीच में जो गैप होती है उसमें, पैरामिड में नहीं। और उस गैप का नाम होता है रीनल कॉलम्स। ये डाला ना मैंने अभी, इनका नाम है क्या? रीनल कॉलम्स। उस पूरे रीनल कॉलम में ये ट्रेवल करेंगी। अब इसका नाम हमने क्या डाला? ये मैं आपको रीनल वेस्कुलेचर बता रहा हूं, और इसका इंटर रिलेशन डेवलप करूंगा मैं किसके साथ? ट्यूब्यूल्स के साथ। ये मैं क्यों अंदर डाला है? मैंने फिल्ट्रेशन करनी है। वो फिल्ट्रेशन इनसे तो नहीं होगी भाई, ग्लोमेरुलस से होगी, मानता हूं मैं, लेकिन ग्लोमेरुलस में आता हूं ना मैं, ग्लोमेरुलस का ब्लड भी किधर से आएगा? इधर से तो आएगा ना। और मुझे प्रेशर डेवलप करना है तो मैं और पतला करूंगा, और छोटा करूंगा आर्टरी को, और डिवाइड करूंगा, और मुझे आगे से 10 लाख ग्लोमेरुला बनाने हैं। तो अब हमने क्या बनाया? यहां से हमने ये तो बनाई थी सेगमेंटल, और इससे बनाया ये क्या? इंटरलोबार। किसमें? रीनल कॉलम्स में। और जैसे ये रीनल कॉलम्स में अंदर एंटर होंगी ना, तो ये रीनल कॉलम्स को जैसे ट्रेवल करती हुई आएंगी तो ये तकरीबन पैरामिड आपका मेडुला तो क्रॉस हो गया, और ये स्पाइनो ये आपके कार्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे पहुंचेंगी। और जैसे यहां पहुंचेंगी इसकी फिर स्प्लिट हो जाएगी टी लाइक मैनर में, टी लाइक। अब ये टी लाइक हो गई तो एक आप देखें यहां इसके ऊपर से गुजर गई, एक आर्टरी जो है वो किसके ऊपर से, किसके बेस के ऊपर से? पैरामिड के। और दूसरी आर्टरी भी पैरामिड के बेस के ऊपर इस तरह की छतरी की तरह गुजर जाएगी, लाइक दिस। इसको बोल देंगे आर्क्यूएट आर्टरी। क्यों? आर्च की तरह है ना, इसलिए। तो दिस इज नाउ कॉल्ड आर्क्यूएट आर्टरी। तो इंटरलोबार से आगे ये उमूमन सीक्वेंस पूछते हैं, उमूमन किस सीक्वेंस में आर्टरियां हैं, ये उल्टा पुल्टा सीक्वेंस पूछे, 5 सीक्वेंस उल्टे पुल्टे बता देंगे, और आपको आना होगा कि इसका राइट सीक्वेंस क्या है।
ये आर्क्यूट आर्टरी है। आप उसे आर्टरियाँ ये कब बनेंगे मेरे ग्लोमेरुला? भाई अभी प्रेशर डेवलप करना है और डिवाइड करो, और 10 लाख बनाने, ऐसे तो मजाक नहीं। अब इसमें से क्या करेंगे, अब ये कहाँ पहुंच गई, ये कार्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे पहुंच गई। अब हम क्या करेंगे, इससे एक एक आर्टरी उठाएंगे सीधी ऐसे वर्टिकल कॉलम्स की तरह, किसमें, कार्टेक्स में, और ये कार्टेक्स में उठ के आ गई हैं। ये देखिए, आप एक दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ ये देखिए पूरा कार्टेक्स ट्रेवल किया। ये सिर्फ एक होंगी कि बहुत सारी होंगी? इनको हम मिला के कहते हैं रीनल, सॉरी कहाँ से आ रही है, मेडुला से आ रही है, ऐसे लग रहा है। इसको मेडुलरी रेज भी कहते हैं, मेडुलरी रेज, यानी ये जो जगह दिख रहे हैं ना आप, ये क्या है, दो बेस के साथ ये मेडुलरी रेज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, अब देखो इसमें से इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो मैंने ऐसे खड़ी की, तो ये आर्क्यूट से ये जो खड़ी हो जाएंगी और पतली पतली, और प्रेशर, तो ये प्रेशर इस तरीके से यहां पर डेवलप हुआ है। और इनसे बिलाखिर यहां से आप बोले सर ये आर्टरियां ये कब बनेंगे, हमारे कैपिलरीज कब बनेगी? भाई कैपिलरीज तब बनेगी जब पहले आर्टीरियल तो बने ना, आखिरी बड़ी आर्टरी, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टीरियोल। और वो अब बिलाखिर मरहला आ गया है कि इंटरलोब्यूलर आर्टरी, कार्टेक्स में पहुंच गए हो ना, अब अपनी मंजिल पे आ गए हो, तो अब आप अपने आर्टीरियोल बनाएंगे तो कैपिलरीज, काम तो कैपिलरीज आएंगे, आर्टीरियोल से नहीं निकलेगा। आर्टीरियोल से रेगुलेट करते हैं क्योंकि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूरा का पूरा स्मूथ मसल बना हुआ होता है, वो सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस पर यलगार करता है, कैपिलरी पे थोड़ी करता, क्योंकि वो सारा ब्लड, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको आप रेगुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, आर्टीरियोल को डायलेट कर देते हो, या उसको कंस्ट्रिक्ट करते हो, या उधर वेन्यूल्स को करते हो, कैपिलरी को थोड़ी करते हैं। कैपिलरी में तो कुछ है ही नहीं, कैपिलरी तो है ही एपिथेलियम। कैपिलरी में है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ऊपर अंदर एंडोथेलियम, बात ही खत्म, वहां तो कोई मस्कुलेचर है ही नहीं। तो ये इस तरीके से इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहलाएंगी, और बिल आखिर अब यहां से निकलेंगे आर्टीरियोल। ये देखें आर्टीरियोल आ गया, ये देखें, और आर्टीरियोल किस में घुसेगा, बोमेंस कैप्सूल में। तो ये आर्टीरियोल आप यहां पे देखेंगे कि ये आर्टीरियोल आ गया। ये किससे निकला था आर्टीरियोल, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से। बहुत सारे निकलेंगे, और कहां जाएंगे, जो भी कार्टेक्स में बैठा हुआ है आपका बोमेंस कैप्सूल, उसके अंदर घुसेंगे ये आर्टीरियोल। और ये आर्टीरियोल यहां से जैसे घुसेंगे अंदर, तो कौन सा, वो जो कार्टिकल होंगे उनमें भी, और जो जक्सा मेडुलरी होंगे उसमें भी, क्योंकि वो भी तो बहरहाल जक्सा मेडुलरी हैं तो कार्टेक्स में ना। और ये फिर इन इंटरलोब्यूलर आर्टरियों से अब एक एक से 150 निकल सकते हैं, और दूसरी से 150 से मिला के तुम्हें बहरहाल 10 लाख का नंबर पूरा करना है। किसी में अगर एक ग्लोमेरुलस कम आ गया ना, तो मेरी तरफ से काट के उसको डस्टबिन में फेंक दो, किसी काम का ही नहीं। यानी अगर कोई ग्लोमेरुलस आपका स्क्लेरोटिक हो गया, फाइब्रोटिक हो जाए ना, तो वो गया होगा। इसका मकसद है अब किडनी का फंक्शन इसमें नहीं होगा, ये नाम का होगा, दिखावे का होगा, एक काम का नहीं होगा। और ऐसा हो जाता है कभी कभी जब आपका ग्लोमेरुलस के अंदर की कैपिलरीज जो हैं वो हार्ड होकर बंद हो जाती हैं, बंद होकर ख़त्म हो जाती हैं। इसको हम ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये डायबिटीज़ में ये होता है। अनकंट्रोल्ड क्रॉनिक के जो डायबिटिक्स होते हैं ना, ये बरसों से ये इस तरीके से हो जाता है। ये आहिस्ता 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 उनके ग्लोमेरुला जो है उनके स्विच ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। एक साल में पता चला कि कोई 1-2 लाख के करीब ग्लोमेरुला ख़त्म, अगले साल 1 लाख और, अगले साल 6 लाख और अब ये कंट्रोल उसने किया नहीं है, 10 लाख, आस्ते 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 पता चलेगा कि, पता ही उसको नहीं चलेगा कि 8-9 लाख ख़त्म, और 8-9 लाख ख़त्म तो वो काम ही आधा ख़त्म, तो इकोनॉमी डाउन। वो जो डाउन है तो फिर पेशेंट को पता चलेगा जब जाके उसको रीनल सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, यानी रीनल फंक्शनल डिसफंक्शन हो जाएगा। स्टार्ट में क्या हुआ था, स्टार्ट में इसको थोड़ा शक हुआ, शक क्या हुआ, किसी वजह से उसने रीनल फंक्शन टेस्ट, या उसने किसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह कराई थी, कराते हैं ना, ये बेसलाइन है, आपको पता है, सभी कराते हैं। वो चेंज आ गई उसके अंदर। वो जब चेंज आ गई, हमें लगा कि रीनल प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। पेशेंट से पूछा, कोई नाजिया, कोई वोमिटिंग, या कोई इस किस्म की कोई चीज़ या आपको है? वो मुझे तो कुछ नहीं है। मतलब है कि सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हुई है, ब्लड केमिस्ट्री चेंज हुई है। रीनल डिसफंक्शन है लेकिन साइन सिम्टम्स नहीं है। हो सकता है ना, ये बिल्कुल हो सकता है। इसको बोलते हैं एजोटीमिया। इसका दी एजोटीमिया कहते हैं इसको। एजोटीमिया इज ए रीनल फंक्शन दैट लीड्स टू द deranged and impaired blood chemistry without appearance of any signs and symptoms। लेकिन क्या ऐसे ही चलेगा?
कि अब और छोड़ा तो साइन सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे। अब एपिगेस्ट्रिक पेन, वोमिटिंग में इवन कभी हो सकता है कि इवन हेमेटोमेसिस हो जाए, लॉस ऑफ एपिटाइट, नाजिया, वोमिटिंग, और टंग के ऊपर येलो कलर की फर वगैरह। अब तो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। अब सिर्फ एजोटीमिया होगी, अब इसको बोलेंगे यूरीमिया, अब साइन सिम्टम्स यहाँ आ गए। अब देखेंगे कि ये क्रिएटिनिन 2, ये 3, पता चला यूरीमिया, ये यूरिया लेवल इतनी हाई। अब इसमें जो फिर हम देखते हैं कि गड़बड़ किधर है, कितनी गड़बड़ है, फिर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है, फंक्शन नहीं हो रहा। जो फंक्शन नहीं हो रहा तो सबसे बड़ा फंक्शन है क्या किडनी का, ये क्या, फिल्ट्रेशन। नहीं, एक्सक्रीशन तो है, एक्सक्रीशन के लिए इसको और भी तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका क्या है, फिल्ट्रेशन। तो इसका मकसद है कि हम देखना चाहेंगे कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो कितनी रही है। तो हम देखते हैं क्या, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट देखते हैं हम उसको, एस्टिमेटेड। हम एस्टिमेटेड, फुल तो नहीं काउंट करते, एस्टिमेटेड उसको हम EGFR कहते हैं। EGFR की परसेंटेज देखते हैं, उस परसेंटेज को देख के हम अंदाजा हो जाता है कितने ml दिखा रहा है ये, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि रीनल फेलियर की डिग्री कौन सी है और कौन सी लेवल है। और यहाँ हम देखेंगे यूरिया लेवल कितनी। असल जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है वो क्रिएटिनिन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में रीनल फंक्शन नॉर्मल, यूरिया लेवल हाई हो सकती है, क्योंकि यूरिया का लेवल जो है ना वो दूसरे सोर्सेज भी हो सकते हैं, दो किडनी फंक्शन इज नॉर्मल, इसलिए यूरिया पे सब हम एतबार नहीं करते, अकेला यूरिया पे नहीं करते। अगर अकेला किसी एक चीज पे एतबार कर सकते हो ना तो वो क्रिएटिनिन है। साथ में यूरिया भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन क्रिएटिनिन जरूर करेंगे, अकेला यूरिया नहीं करेंगे, क्योंकि अकेला यूरिया अगर आपने किया ना तो आपको पता चला कि किडनियां तो बिल्कुल सही फंक्शन कर रही हैं, यूरिया लेवल हाई है। जब देखें आपका जो बॉडी के अंदर कैटाबोलिक जो है, हाइपर कैटाबोलिक स्टेट है, जैसे बर्न है, सर्जरी है, उसके अंदर आपको पता है प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन ब्रेकडाउन अगर होता है और उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, प्रोटीन ब्रेकडाउन, कॉर्टिसोल लेवल हाई, ऐसे पेशेंट के अंदर अमूमन यूरिया लेवल वैसे ही हाई होगी। कुछ ऐसे पेशेंट है जिसके अंदर सीरम जो आपका जो प्लाज्मा है उसमें वाटर कम है, तो ऑटोमेटिकली यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होगी डिहाइड्रेशन में। तो यूरिया पे आप एतबार न करें, अकेले यूरिया पे न करें। आप किस पे एतबार करें, जब तक उसमें शामिल न हो जाए क्रिएटिनिन लेवल, फिर आप क्रिएटिनिन। तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड जो है ना वो क्रिएटिनिन, वैसे सही मानों में देखा जाए तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इन्यूलिन, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड इन्यूलिन, लेकिन इन्यूलिन बॉडी में नहीं बनाती, हम लोग इन्यूलिन शामिल करते हैं, बॉडी में बनती है क्रिएटिनिन, इसलिए हम सीधा सीरम में क्रिएटिनिन देख लेते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड अगर आ जाए ना तो फिर इन्यूलिन लिखना है। लेकिन हम लैब में इस्तेमाल करते हैं क्या, यूज में कौन सी होती है कॉमनली, क्रिएटिनिन लेवल। और क्रिएटिनिन अगर 2 से बढ़ जाए, 3 से बढ़ जाए तो फिर रीनल या तो फिर आप डायलिसिस करेंगे या रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल ट्रांसप्लांटेशन तो फ़ौरन नहीं होती है, ज़ाहिर इसके लिए मैचिंग ये वो टाइम लगता है, फौरी तौर पे फिर आपको डायलिसिस करनी है। GFR देखना होगा आपको, क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे ना आपको वैसे आइडिया हो जाएगा कि पीछे EGFR उसकी कम है। अब कल ही मेरा ख्याल है एक लेडी थी, मेरा ख्याल है उसने भेजा, रिपोर्ट भेजी अपनी माँ की, उसका EGFR जो था वो, पहले तो मैंने इसकी क्रिएटिनिन देखी, उसकी क्रिएटिनिन इसकी 2.5 थी। मैंने कहा ये घर पे कैसे आप बैठी हुई हैं यहाँ, और फिर उसके रीनल फंक्शन में देखा EGFR उसका 20। मैंने कहा उसको उठाओ जल्दी, ये घर पे क्या बैठ के, वो तो सारे उसके डिरेंज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम देखा उसका 125, तो बेसलाइन वो लोअर से भी नीचे, क्योंकि वो जो सोडियम लेवल है सीरम में वो 135 to 145 मिली इक्वलेंट्स होती है, लेकिन 125 भी चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, 125 से नीचे आएगी तो ये हाइपोनेट्री में आ जाएगा। पोटेशियम उसका 5.2 था, वैसे 5.5 तक भी नॉर्मल है, लेकिन 5.4 हाईएस्ट लेवल है। अब ये लेवल अगर 5.6, 7 और 8 तक हुआ तो ये आप 0.1 इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा समझ लें, इलेक्ट्रोलाइट्स ये नहीं होता है हेमोग्लोबिन की तरह कि 13.5 है ना तो 13 भी बहुत अच्छा है, बुरा थोड़ी है, 0.5 कम 12 भी अच्छा है, चलो ये 1 ग्राम का फर्क है उसे इक्वल। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉइंट का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क होता है। नेफ्रोलॉजी में आप जाके देखेंगे, नेफ्रोलॉजी में पेशेंट रात को अच्छा खासा आपके साथ बैठा हुआ होगा अपने अटेंडेंट के साथ, रात को खाना खाया होगा, सुबह को फ़ोन आएगी कि वो एक्सपायर हो गया। नेफ्रोलॉजी में ऐसे पेशेंट मरते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के जो इम्बेलेंसेस होते हैं ना वैसे वो हो गया क्या रात के टाइम पे, वो 5.5, 5.5, 6 और 7 और 8 से आपने 0.2 ही तो बढ़ा है, ये 0.2 कैल्शियम जो पोटेशियम बढ़ा है ना, ये इसको टेकीरिदमिया कर देगा एंड डाई। 0.1 और 0.2 बहुत होता है। ये हेमोग्लोबिन नहीं है कि 3-3 ग्राम का भी फर्क आ गया तो चलो पेशेंट
टोटल 5 ग्राम वाले भी बैठे हुए होते हैं, आपने देखा गायनी में। लीस्ट कितनी देखी है आपने? 4 बताओ। मैंने 2.5 भी देखी है। 2.5 को तो मैंने अखलाकन मेरा ख्याल है उसको 4 तो होना चाहिए। 2.5 वाली भी बैठी हमने देखी है लोग, और कहाँ 14, कहाँ 2.5। तो कहने का मकसद है कि इसमें ऐसे लोग जिंदा रह जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये खेल नहीं चलता। ये 0.1 भी बहुत बड़ी बात है। मिली इक्वलेंट्स होते हैं, ये ग्राम नहीं होते, मिली इक्वलेंट्स। ये 5 था, 5 हाई लेवल थी, 5.2 पता चला सुबह एक्सपायर। ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीज़ होती है। इसलिए नेफ्रोलॉजी में ये रोज़ का खेल है। आके फिर वो पेशेंट अटेंडेंट आके सुबह को आके चीखते हैं, डॉक्टर साहब मैं रात को वो अच्छा खासा खिलखिला रहा था, खाना साथ खा के गया हूँ। उसको थोड़ी पता होता है पीछे ये नेफ्रोलॉजी का वार्ड है, ये इसमें कोई किसी का कोई एतबार नहीं है कि रात को खाना खाया और सुबह को पता चला गया कि 2 दिन बाद उसी का स्वयं चल रहा है, उसी का खाना आप स्वयं में खा रहे हो। ये ऐसे और बेचारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ये पीजीज वगैरह डेली गालियाँ खाते हैं, और बहुत सारे जो एग्रेसिव मारे भी खाते हैं बेचारे, जो इनकी गलतियों की वजह से ही हुआ है। वुमन लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो कहते हैं रात को मैं गया हूँ, अच्छा खासा हम बैठे हुए थे, खाना खाया मेरे साथ, तो सुबह को 5 बजे फ़ोन कर रहे हैं पेशेंट एक्सपायर हो गया। आपने ज़रूर कुछ किया है। तो नेफ्रोलॉजी में ऐसे पेशेंट, मेरे 2-3 दोस्त हैं वो नेफ्रोलॉजी का वार्ड छोड़ के आ गए। वो बोला यार बाहर में जाए, ये तो पता ही नहीं चलता है पेशेंट बैठा हुआ है, सुबह को पेशेंट एक्सपायर हो जाके उन्होंने मेडिसिन और उधर चले गए, नेफ्रोलॉजी छोड़ दी उन्होंने। तो ये खास तौर पे किडनी के मसले इतने बड़े, ये इतना बड़ा रेगुलेटर है, आपको पता है कि इसका काम ये इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसे मेंटेन करता है, ज़रा सी चीज़। तो यहाँ से मैंने बताया कि ये इंटरलोब्यूलर था, और इंटरलोब्यूलर ने क्या निकाला है, ये अभी निकाले हैं जो आप घुस गए हैं किसमें, बोमेंस कैप्सूल में। और ये यहाँ बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये टूटेंगे, क्योंकि ये है आर्टीरियोल, और जो अंदर जाएगा तो हो जाएंगी कैपिलरीज। तो ये गया है आर्टीरियोल, ये अंदर आर्टीरियोल गया और एकदम से ये स्प्लिट हो जाएगा ऐसे। और स्प्लिट होगा कितना, ये अंदर लूप्स बनाएगा, ये ऐसे लूप्स बनाता है ऐसे, ये 12 से 15 लूप्स अंदर दे देगा कैपिलरीज के। और कैपिलरी आपको पता है ना, कैपिलरी की क्या हिस्टोलॉजी होती है। कैपिलरी की हिस्टोलॉजी होती है कि इसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर बस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ये लेयर होता है, बस ये कैपिलरियां हैं। और ये कैपिलरी तो इसमें तो मैंने आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एक छोड़ा तो दूसरा लगाया, दूसरा छोड़ा तो तीसरा लगाया। यहां हालत ये है कि एक यहां से सेल खत्म हुआ तो गैप के बाद दूसरा सेल आएगा, इतनी बड़ी गैप, इतनी गैप्स होती हैं 2-2 एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, इतने बड़े बड़े गैप्स होते हैं। इन गैप्स को यहां पे कहते हैं फेनेस्ट्रा। ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं। बहुत सारी तो टाइट होती है ना, जैसे सेरिब्रम वगैरह में यहां देखा टाइट होती है, यहां पर ब्लड जो घूम रहा होगा उसके अंदर वो बैक्टीरिया होंगे, वो ब्रेन में नहीं जाएंगे आपके, ये बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ऐसे काम आपके प्लेसेंटा में भी होते हैं। यहाँ पे भी मदर के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस तो नहीं, कोई बैक्टीरिया या कोई पैरासाइट होगा ना, वो घूम के आ जाएगा, बच्चे में नहीं जाएगा। कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, सिफिलिस जाता है, और बहुत सारे वायरस तो काफ़ी जाते हैं, HIV जाता है, हेपेटाइटिस जाता है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर यहाँ पर तो ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में इतने बड़े बड़े होल्स होंगे तो फिल्ट्रेशन भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहला फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, तो ये जगह आप यहाँ पे देखें तो ये क्या बन गया, ग्लोमेरुलस आपका फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के साथ बन गया। कितने लूप्स दिए इसने, 10 से 15, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या प्रेशर होगा खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप। किधर से मैंने शुरू किया है, रीनल आर्टरी, डिवीजन, सेगमेंटल, इंटरलोबार, इंटरलोब्यूलर, आर्टीरियोल, अब कैपिलरीज। और ऐसी कैपिलरीज के कितने बंचेस बनाए, टफ बनाए हमने, इन टफ का नाम है ग्लोमेरुलस। हर उसके अंदर कितने, अगर 12 लाख हैं तो 12 लाख, अगर 10 लाख न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है तो 10 लाख। उसमें आपने ये डाल दिया, और ये डाल दिया तो फिल्ट्रेशन शुरू हो गई, और इस फिल्ट्रेशन का नाम होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कितना कार्डिक आउटपुट था टोटल, 1 लीटर, यहाँ कितने पहुंचा, सॉरी 5 लीटर, और यहाँ कितना पहुंचा 20%। 20% माने कितना, 1 लीटर, 1000 ml। वो 1000 ml में से अंदर जब पहुंचाया तो पहुंचे तो सेल भी हैं, होल ब्लड पहुंचा है ना, सेल भी पहुंचे हैं तो वो 400 ml, और प्लाज्मा पहुंचा तो 600 ml। तो फिल्टर कौन होगा, प्लाज्मा। कितना, फिर 20%। टोटल ब्लड कार्डियक आउटपुट का कितना आया, 20%। प्लाज्मा कितना था उसके अंदर, 600 ml, और उसमें से कितना प्लाज्मा फिल्टर करना है मुझे, 20%। माने सीधा बोलो 120 ml, 120 ml ही होगा ना, 50%, और सॉरी 20%। 600 था, 620 कर लो तो 6 और 20 से 120 ml फिल्टर हो जाएगा 1 मिनट में, 120 ml।
1 मिनट में 120 ml, माने इसका मकसद ये होगा कि 120 ml यहाँ से फिल्टर हो गया, और फिल्टर जो हो गया उसका नाम हम डाल देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये सिर्फ क्या है, ये प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें से बड़ी बड़ी चीज़ें फिल्टर नहीं होंगी, खासतौर पे प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे, सेल्स तो होंगे ही नहीं। तो ये प्लाज्मा की अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वाटर के साथ जो कंपोजिशन थी, जो प्रोपोर्शन थी, सेम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी है। तो ऑस्मोलिटी दोनों की सेम है, ऐसा ऑस्मोलर। और यही अगर यहां से हमने देखा तो ये, अब देखें ये कैपिलरीज बनी है, ये बड़ी शानदार किस्म की और यूनिक कैपिलरीज, और ऐसी पूरी कायनात में अल्लाह ने ऐसी एडवांटेज और किसी को नहीं दी है जिसको ये इसको दी। क्योंकि जब ये कैपिलरी एक तो फेनेस्ट्रेटेड बनाया है, वैसे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी तुम्हें लिवर में भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे ये कैपिलरी रीयूनाइट होंगी, हमें बचपन से पता है कि कैपिलरी रीयूनाइट होकर वेन्यूल बना देती हैं, वेन्यूल ही बनता है ना, क्योंकि ब्लड जो फिल्टर होगा तो यहाँ से होते हुए ये ब्लड यहाँ तो खैर फिल्टर किया है हमने प्लाज्मा को, लेकिन दूसरी जगहों पर तो इस जगह पे फिल्ट्रेशन थोड़ी होती है, डिफ्यूजन होती है। वो तो इनके आसपास क्या होता है, वहाँ कोई बोमन कैप्सूल थोड़ी होता है, टिश्यू होता है। और टिश्यू में हमें कौन सा ब्लड देना होता है या कोई प्लाज्मा फिल्टर करना होता है, गैसेस करनी होती है। और उसके बाद गैसेस करने के बाद सिर्फ गैसेस हमने ऑक्सीजन देनी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेनी भी होती है। सेम गाड़ी आएगी, नया फ्रिज उतारेगी, पुराना फ्रिज लेके भी जाएगी, सेम गाड़ी से दोनों काम। अल्लाह ताला ने दोनों काम एक साथ ही दे हैं। ये सांस जो हम अंदर लेते हैं ना, इस सांस से दो काम लेते हैं, ऑक्सीजन को डिलीवर करना और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड को उसी पे चढ़ाना, वापस ले आए। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेने के लिए दूसरा अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता आपको, अल्लाह ने एक ही साथ दूसरे काम। ये देखिए स्मार्ट वर्क है ना, ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला से ज़्यादा स्मार्ट और कौन है। जिसने बनाया है उसी को सॉफ्टवेयर का पता है, हार्डवेयर का उसी को पता है, सॉफ्टवेयर उसी ने डाला है। एक ही, ये गया ये आया, पेट्रोल बचाओ, एनर्जी बचाओ। और एनर्जी क्या, ऐसी पतली सी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि एनर्जी की भी ज़रूरत ना पड़े। प्रेशर ग्रेडियंट, ऊपर से देखो पानी, मैं छत से पानी नीचे ज़मीन पे गिराऊं, मुझे किसी पंप की ज़रूरत है, किसी बिजली की, किसी नहीं। अल्लाह ने क्या दे दिया, ग्रेविटी दे दी है मुफ्त में। ग्रेविटी मुफ्त है ना, ग्रेविटी ये फोर्स है। अल्लाह जो है ना उसका बिल आएगा, हमें नहीं आएगा, हम ऊपर से उतारेंगे धड़ाम से नीचे, लेकिन नीचे वाले को ऊपर उठाने के लिए मुझे पंप की ज़रूरत पड़ेगी, और तब तक पानी ऊपर नहीं जाएगा जब तक बिजली नहीं होगी। यहाँ मुझे बिल देना होगा। तो अल्लाह ने आपको और बहुत सारे मुल्कों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें दी हुई हैं, पाकिस्तान को दी है ना। पाकिस्तान जो है सीढ़ी की तरह है, ऐसे ऐसे 10,000 फुट की बुलंदी पे गिलगित बल्तिस्तान, कराची ये, और जो पानी उधर से आएगा सोर्स पानी का वो ग्लेशियर, लद्दाख से पानी आएगा, वहाँ से वो पानी आएगा और कराची में जाके ड्रेन करेगा। वो अब अंदाज़ा लगाएं ये पानी आराम से आएगा, वो 10,000 फुट ये सीढ़ी है, आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ ड्रॉप रखेंगे ऐसे जनाब से, क्या स्पीड होगी उस पानी की। हमें सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं दिया, इरीगेशन के लिए नहीं दिया, उस पानी में फोर्स भी डाली हुई है, एनर्जी डाली हुई है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके आगे टरबाइन लगा देना है, बस उसको घुमाना है, और घुमा के पानी इरिगेशन के लिए तो मैं इस्तेमाल करूंगा ही, उसके गुजरने के फोर्स के साथ मैं बिजली भी पैदा कर दूंगा। वो हम नहीं करेंगे, हम पेट्रोल से पैदा करेंगे, फर्नेस ऑयल से करेंगे। और फर्नेस ऑयल्स में भी ऑयल कहाँ से मंगवाएंगे, टेक्सास से, अमेरिका से आएगा ऑयल, वहाँ से बिजली बनेगी, उससे हम बिजली इस्तेमाल करेंगे। वो जो पानी अल्लाह ने हमें, हमारा महल वो को देखे ना, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान चौड़ा नहीं है ऐसे, पाकिस्तान ऐसे नेरो है, आपने देखे पाकिस्तान नक्शा ऐसे, और उसके ऊपर की भी देखें, नीचे की देखें, 10,000 फुट से भी ज़्यादा है मेरा ख्याल, मुझे तो नहीं अंदाज़ा, लेकिन यह है कि 10,000 फुट से भी ज़्यादा वहाँ से पानी आता है। ये सोर्स है हमारे इस इंडस रिवर का, जो हमारे घर के बाहर गुजर रही है, बंदा 1 किलोमीटर के फासले पे ये इतनी बड़ी रिवर जो है अल्लाह की तरफ से, उससे फ़ायदा हमने क्या लिया। अब यहाँ से हम देखें, ये पूरा का पूरा जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा इस तरीके से, ये है क्या, ये है कैपिलरीज, और कैपिलरी रीयूनाइट हो गए, मेरी तरफ से तो वेन्यूल बनना चाहिए, ये फिर बन जाएगा आर्टीरियोल। ये सारे लूप्स मिलके फिर बना देंगे आर्टीरियोल। तो जो गया है ब्लड लेके उसका नाम एफरेंट आर्टीरियोल, और जो आया है उसका नाम इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये है हमारा इफरेंट आर्टीरियोल और ये है हमारा एफरेंट आर्टीरियोल, समझ गए। तो ये एफरेंट आर्टीरियोल, ये इफरेंट आर्टीरियोल इस तरीके से है। जो इफरेंट आर्टीरियोल होता है ना वो थोड़ा नेरो होता है, एफरेंट थोड़ा सा वाइडर होता है, इसलिए फ्लो ज्यादा आता है इसके अंदर। और इफरेंट नेरो होने की वजह से प्रेशर डेवलप हो जाता है किसमें, ग्लोमेरुलस में,
ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। क्यों? क्योंकि आने वाला ब्लड जो ज़्यादा होगा और जाने वाला जो कम होगा तो प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर जो डेवलप होगा वो कहाँ पड़ेगा? कैपिलरीज के वाल्स पर। वो ये तो फ्लूइड की वैसे ही ऐसे ही डाल दो तब भी प्रेशर पड़ता है वाल्स पर, इसी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब की बार किस पे पड़ रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरीज पे। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और इस अरेंजमेंट की वजह से ये आम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं है, ये तुमने रीनल आर्टरी से उठाया है और वहां से उठ के छोटी छोटी आर्टरियां बनाते गए, तो क्या प्रेशर होगा आप अंदाजा लगाएं। ये जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, कौन सी कैपिलरी? ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये होता है टोटल 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये हमेशा याद रखना। जीएफआर की ये आगे चल के फिजियोलॉजी बताऊंगा इसकी, ये अभी बता रहा हूं, पूरा इसका नेटवर्क बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं, और फिर आएगा कि कौन सी अल्ट्रेशंस होंगी, कौन सी डिजीज होती हैं जिसकी वजह से ये मसले होते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पे फिल्ट्रेशन में काम आएगी वो क्या होगा? कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसकी लेवल होती है कितनी? उसकी लेवल होती है 50। यानी आप ये बनाएंगे क्या? इसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक, ये पी किसका? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का। ये कितना है? 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये सबसे बड़ा प्रोमोटिंग फैक्टर है फॉर कैरिंग आउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये नहीं है कि हम यही है सिर्फ, कुछ चीजें रोकेंगी भी सही आपको, ये आपको करने नहीं देंगी कि नहीं नहीं इतना बहुत ज्यादा है, ये तो इतना कैसे हो जाएगा, थोड़ा कम करो। और कम करो माने खींचो उसको, ये जाने ना दो, अपोज करो उसको। ये प्रोमोटिंग है, ये प्रो फिल्ट्रेट है, ये प्रो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब आप करेंगे एंटी वाला भी, जो उसको रोके, थोड़ा तो रोके, ये 50 तो बहुत ज्यादा है, तो हम इसको थोड़ा रोकने की भी कोशिश करेंगे। अब रोकने की कोशिश बाद में करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये क्या बन गया? ये बन गया इफरेंट आर्टीरियोल। और इफरेंट आर्टीरियोल अब कहां जाना चाहिए? इफरेंट आर्टीरियोल को आगे बढ़ के ब्लड वेसल्स में जारी करो ना, और जारी करो, तो ब्लड वेसल में जारी करना है, और ब्लड वेसल्स के साथ कंटिन्यूस होगा। आप बोलेंगे सर अब तो वेन्यूल आना चाहिए, आर्टीरियोल के बाद फॉरवर्ड वेन्यूल आता ही नहीं है। आर्टीरियोल का शुरू से ही आदत है कि जब आर्टीरियोल बन जाता है तो कैपिलरी बन जाती है। अभी बनी नहीं थी क्या एफरेंट से? तो इफरेंट भी वही करेगा, इफरेंट भी उनका भाई है। जब तुमने इसका नाम डाला आर्टीरियोल, तो ये भी क्या करेगा? ये भी कैपिलरी बनाएगा। इसका मकसद ये है कि ये जो ग्लोमेरुलस है दो आर्टीरियोल्स के बीच में है, और यहां पर दो आर्टीरियोल हैं तो कैपिलरी के नेटवर्क भी दो होने चाहिए। एक वो नेटवर्क जो टफ की शक्ल में है, नाम है इसका ग्लोमेरुलस। अब जो लाएंगे दूसरा, तो ये निकल के कहां आ गया? कार्टेक्स में। वो था कार्टेक्स से निकल के बोमेन में गया, ये बोमेन से निकल के फिर कार्टेक्स में आया, कार्टेक्स में आया तो भी किसी में भी आ जाए। तोड़ना है तुम्हें, कैपिलरियां बनाओ, जान छुड़ाओ। तो इसका नाम है क्या? अब इसको आप क्या करोगे? इसको आप यहां स्प्लिट करोगे ऐसे, किस में फैल जाएगा? कार्टेक्स में। और कार्टेक्स में क्या मौजूद है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है कि नहीं? अब देखिए यहां से, ये मैंने यहां बनाया, ये क्या बनाया यहां से हमने? ये एफरेंट बनाया, ये इफरेंट बनाया यहां पर। चलो यहां से आ जाते हैं। ये अभी यहां ये क्या बनाया था? एफरेंट आर्टीरियोल, और ये इफरेंट। अब ये क्या बन गई? कैपिलरीज। और कैपिलरीज जब ये ब्लड यहां से रिटर्न होके वापस गया, ये वापस गया, तो मैं क्या करूंगा? इसको फिर स्प्लिट कर दूंगा, ये देखें। और जब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा लाइक दिस, तो ये किस जगह स्प्लिट होगा? कार्टेक्स में। और कार्टेक्स में ये क्या है यहां पर? ये और ये सब क्या है? टिब्यूल्स। ये टिब्यूल्स कह रहा हूं नेटवर्क बना लेगा, इसको बोलेंगे पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। समझ गए? इसको हम बोलते हैं क्या? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। तो ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क होगा, और ये आप यहां पे देख रहे हो, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी होगा और इसका डिस्टल को भी होगा। ये डिस्टल में किसी और का होगा, ये यहां से। तो ये किसको ब्लड देता है? कार्टेक्स को। सबसे ज्यादा वहीं देना है ब्लड। तो 90% ऑफ योर टोटल वेस्कुलेचर इज एक्चुअली फोकसिंग योर कार्टेक्स। कैमेडुला में नहीं देंगे, उसको भी भेजेंगे ना, नहीं भेजेंगे क्या? ये आप ऊपर से आए, ये आए, ये करके आप चले गए, फिर जब यहां से पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है तो उसको रीयूनाइट करेंगे, बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह अब वेन्यूल में जाएगा। कैपिलरियां वैसे वेन्यूल में जाती हैं, यहां से तो नहीं गई थी, यहां से तो जाएंगी ना। और जैसे ये वेन्यूल में चली जाएंगी तो फिर वेन्यूल है तो कौन सा वेन्यूल? जब आप आओगे तो इंटरलोब्यूलर वेन, वेन्यूल, और फिर वेन, इंटरलोब्यूलर वेन आई तो आर्क्यूएट वेन, आर्क्यूएट गई तो इंटरलोबार, लोबार गई तो सेगमेंटल, सेगमेंटल गई तो वो निकल रही है तुम्हारी रीनल वेन। और इस दौरान तुम्हें फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा सोर्स मिल गया, और यहां से फिल्टर हो गया तुम्हारा ब्लड। अब यहां से जो फिल्टर हो गया तुम्हारा ब्लड, ये
ये भी यहां से, अब क्योंकि मेडुला में भी भेजना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, ये जो ये तुम्हारी जो पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, यहां से चंद वेसल्स को निकाल के उनकी ब्रांचेस को डाल देंगे किसमें, मेडुला में, सीधा मेडुला में। ये देखिए, चलो यहां से देखिए, इन्हीं को मैंने अंदर डाल दिया। वो अंदर क्यों डाला है, अंदर इसलिए डाला है कि भाई अंदर भी तो डक्ट्स हैं ना, सिर्फ डक्ट्स हैं कि लूप भी है, लूप सारे ही अंदर ही तो हैं, तो ये लूप्स को सराउंड कर लेते हैं। ऐसी वेने जो, ऐसी जो आर्टरियां हैं तुम्हारी, जैसे अंदर गई हैं ऐसी आर्टरियां, तो ये आर्टरियां कैसे गई होंगी, टेढ़ी मेढ़ी की सीधी, सीधी, और सीधियों को बोलते हैं रेक्टा। रेक्ट हमेशा सीधे को बोलते हैं, रेक्टेंगल को नहीं बोलते हैं। वैसे रेक्ट बोलते हैं, आपने इंग्लिश वर्ड है ना, जैसे वर्ब नहीं है रेक्टिफाई, किसी को सही करना, सीधा करना, रेक्टिफाई। ये रेक्ट वर्ड एनाटॉमी में कोई 3 डज़न दफा इस्तेमाल हुआ है, पढ़ा नहीं आपने, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस फीमोरिस, आई में 4 मसल्स हैं सीधी सीधी, रेक्टस रेक्टस रेक्टस, ये रेक्ट वर्ड, इतना कुछ कि रेक्टम, ये रेक्टम किसी से निकला हुआ है, सीधा, तो रेक्टम क्या होता होगा, कॉइल्ड के सीधा, टेढ़ा के सीधा, सीधा, सबसे टेढ़ा ऑर्गन रेक्टम है, फिर भी नाम है उसका रेक्टम। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले रेक्टम जिस स्पीशी में पढ़ा गया था वो माउस था, सबसे पहले वो माउस में पढ़ा गया था, चूहे में पढ़ा गया था, चूहे का रेक्टम सीधा होता है, इसलिए उसका नाम सीधा डाला। अब जिस स्पीशी में भी वो आ गया ना, चाहे वो जलेबी जैसा भी होगा ना, फिर भी उसको बोलेंगे रेक्टम, अब नाम बदलेगा नहीं, बस एक दफा पढ़ गया ना बस, क्योंकि वो मैचिंग होता है ना सारा, ये वर्टिब्रेट सारे एक जैसे होते हैं। तो अब रेक्टम वर्ड बस एक दफा हो गया तो हो गया बस। अब वो आप देखेंगे जाके रेक्टम को, अब रेक्टम देखिए, रेक्टम सर ऐसे है कि ये एक चक्कर, फिर दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, वो खुद 3 टर्न ही नहीं है, खुद भी ऐसे कर्व है, यानी जीआईडी का सबसे टेढ़ा ऑर्गन है ये रेक्टम, नाम उसका रेक्टम है, सीधा। तो जहां पर भी ये इनका हम कहते हैं वेजा रेक्टा। तो ये देखिए वेजा रेक्टा जाएंगी, अब बिलाखिर क्या वेजा रेक्टा होंगी कि वेना रेक्टा भी होंगी उनके साथ, तो ब्लड वापस भी तो आएगा ना। और ये जब इतनी पतली आर्टरियाँ, ये वेनें होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं कि ये अंदर जाती हैं ऐसे ऐसे करके, जब वापस आती हैं, जिसमें टोटल वेस्कुलेचर का ये जितना ब्लड तुमने यहाँ भेजा है ना, उसका टोटल मिला के 10% ब्लड भी अंदर नहीं जाता है। तो ब्लड फ्लो पिरामिड में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, और बहुत ही कम और बहुत ही स्लो भी। आर्टरियाँ लंबी पतली, जाएगा आराम आराम से, आराम आराम से, ऐसे टहलता टहला ऐसे वापस आ जाएगा। और जितना स्लो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, ये पिरामिड आपका पूरा, ये पिरामिड में सिर्फ का डक्ट्स और डक्ट्स हैं, और या टिब्यूल्स में जा रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है बेशुमार इलेक्ट्रोलाइट से। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो पतला होगा, गाढ़ा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें बहुत ज्यादा भरे हुए हैं तो पतला होगा, आम सा फ्लूइड होगा कि हाइपर ऑस्मोलर होगा। तो हाइपर ऑस्मोलर होगा क्यों, पानी है उसमें मैं अगर चीनी बहुत ज़्यादा डाल दूं तो वो पानी, या नमक बहुत ज़्यादा डाल दूं तो आम पानी जैसा होगा कि वो थोड़ा हाइपर ऑस्मोलर होगा। मेडुला के अंदर फ्लूइड जो है वो हाइपर ऑस्मोलर होता है, इंटरस्टिशियम जो है, हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ इंटरस्टिशियम, वो मुझे मेंटेन करनी है। अगर मैंने यहाँ पर जोर से ब्लड और ज़्यादा ब्लड डाला ना, तो ये ज़्यादा वाला ब्लड ऐसे वापस जो आएगा ना, वॉश करके उनको ले आएगा। और अंदर जो आपकी पिरामिड है उसके अंदर ऑस्मोलिटी रहेगी कि वो पानी पतला हो जाएगा वहां पर, क्योंकि गंदगियां साफ करके ले आया, माना इलेक्ट्रोलाइट्स उठा के ले आया है, वो पीछे तुम्हें क्या रखा है, हाइपोऑस्मोलर हो गया। मुझे यहाँ हाइपोऑस्मोलर नहीं रखना है, हाइपर ऑस्मोलर रखना है। हाइपर ऑस्मोलर हमेशा याद रखना, मेडुला के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल हाइपर ऑस्मोलिटी होती है। और उसको मेंटेन करने के लिए कुदरत ने क्या तरीका रखा है, वेजा रेक्टा भेजी है और उन्हें 5 से 10% ब्लड भेजा, जो बड़ा स्लोली जाएगा, बड़ा, ताकि वॉश आउट ना हो सके वहां की इलेक्ट्रोलाइट्स जो है। तो इसी तरीके से वापस आके आपका ब्लड चला गया, लाइक दिस आल्सो। तो यहां पर हमने देखा कि इधर आपको यहाँ वेजा रेक्टा मिला है और ऊपर आपके क्या, पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क मिला है। और ये सारा कहां से उठाया है आपने, एफरेंट आर्टेरियोल्स के आते हुए ब्लड से कि इफरेंट्स के जाते हुए ब्लड से, समझ लें। अब एफरेंट में जो ब्लड आ रहा है उसने प्रेशर डेवलप किया कहां, आपके ग्लोमेरुलस में। अगर एफरेंट आर्टेरियोल को मैं थोड़ा डायलेट कर दूं और इफरेंट को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर दूं तो हार्ट प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा।
और अगर मैं इफरेंट को थोड़ा सा डायलेट कर दूं, भले एफरेंट को मैं चलो ना भी कुछ करूं, इफरेंट को मैं थोड़ा डायलेट कर दूं, तो ग्लोमेरुलस का प्रेशर कम होगा बढ़ेगा? कम होगा तो जीएफआर कम हो जाएगा। और उधर क्या होता है, इफरेंट आर्टेरियोल्स के क्या होते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल को ऐसा कंस्ट्रक्ट करने का रोल कौन प्ले करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्योंकि किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसका एक हिस्सा तो आपने देखा था ना, एरिथ्रोपोएटिन, वो तो सभी जानते हैं। रेनिन सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये न समझना, प्रोस्टाग्लैंडिन भी मल्टीपल टाइप्स पे ये सेल्स तुम्हें प्रोस्टाग्लैंडिन भी देते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क क्या होता है? टू ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। और इफरेंट आर्टेरियोल को जो कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसका असर मेरे ग्लोमेरुलस की प्रेशर पे क्या पड़ेगा? हाइड्रोसिल प्रेशर पे ज़्यादा हो जाएगा, और उससे जीएफआर मेरी ज़्यादा या मेंटेन होगी। लेकिन अगर मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर दूं तो उस इफरेंट आर्टेरियोल पे क्या फर्क पड़ेगा? डायलेट हो जाएगा तो हाइड्रोसिल प्रेशर कम हो जाएगा तो जीएफआर, तो वो जो पीछे मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा ड्रेन होंगे कि जमा होंगे? जमा होंगे, तो एक तरह से रीनल फेलियर में जा रहा है कि नहीं? एजोटोमिया होगी या नहीं होगी? तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स तुम्हें कम से कम लेनी चाहिए। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स तुम्हें कम से कम लेने चाहिए। आपसे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर में कब लेती हूँ? ये जो एनसेड्स लेते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या होते हैं? ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। इसी वजह से तो इन्फ्लेमेशन को और पेन को कम करते हैं। वो तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके तुम्हारा पेन और इन्फ्लेमेशन कम की, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन उसकी कीमत अदा की तुमने अब जाके। ये अगर मुसलसल कोई आर्थराइटिस की वजह से मुसलसल सुबह को ब्रूफिन, शाम को ब्रूफिन, सुबह को ये तो वो तो ये अभी एयरटाल तो फलां तो ये नेप्रोक्सिन, ये नहीं पेन जा रहा है, एक और नेप्रोक्सिन, इसका असर क्या होगा आगे? इसका असर ये होगा कि तुम्हारे इफरेंट आर्टेरियोल जो है उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन जो तुम्हारी मेंटेन हो रही थी नॉर्मली वो होगी नहीं, तो वो डायलेट हो जाएंगी, तो आपकी हाइड्रोसिल प्रेशर ऑफ कैपिलरीज डाउन हो जाएगा, जीएफआर तुम्हारी कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो जीएफआर का मुझे कोई शौक है क्या? जीएफआर ये है कि वो जब जा रही थी 120 के हिसाब से तो उससे गंदगियाँ मेरी निकल रही थी, वो जीएफआर ही उसका 30 हो गया था ना, जो 60 होना था उसका नॉर्मली 30 हो गया था। तो फिर देखा ना क्रिएटिनिन कैसे हो गई उसकी 2.5। ये रीनल फेलियर में एजोटोमिया में गई, बल्कि रीनल फेलियर यूरीमिया हो गया ना उसको। तो ये साइड इफेक्ट है किडनी के, ये हो जाती है क्या? एनसेड नेफ्राइटिस हो जाती है, नेफ्रोपैथी। ये एनसेड जो इतने ज़्यादा लोग खाते हैं ना, जो टूथ के लिए, जॉइंट्स के पेन के लिए, आखिर में ये मसले हो जाते हैं। तो इसका वर्क इस तरीके से यहाँ पर होता है। ये आपकी खासतौर पे रीनल फार्माकोलॉजी में ये एनसेड्स का किडनी पे असर होना, ये बार बार क्यों मना करते हैं? वजह उसकी ये होती है। और ये जो जगह आपने यहाँ पे देखी, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ आज इसको ख़त्म करते हैं। इसी को यहाँ से ही मैं उठाऊँगा कल की क्लास में, और आगे से मैं बताऊँगा और चीज़ें कि ये फिल्ट्रेट जो है ये है क्या चीज़, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, और कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। एक तो डिटरमाइन अभी क्या सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है इसका हाइड्रोसिल प्रेशर जो 50 है, उसका दारोमदार उसके वेस्कुलेचर पर है, कैसे? इफरेंट और एफरेंट आर्टेरियोल। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, आगे और बढ़ेगा, 2-3 फैक्टर्स और हैं यहाँ पर। तो हम कल हमारा जो फिजियोलॉजी होगा वो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर, जीएफआर पर, और उसकी मेजरमेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जीएफआर, ये कैसे नीचे और ऊपर होगी और कौन सी डिजीजेज ऐसा करती हैं। तो ये जनरली आपको बताऊंगा, जैसे मैंने बताया एनसेड टॉक्सिसिटी के अंदर ये मसले हो जाएंगे। और ऐसे ही बताऊंगा कि जीएफआर इंक्रीज़ क्यों होगा, ये हाइड्रोसिल प्रेशर इंक्रीज़ क्यों होता है, इंक्रीज़ हो जाएगा तो जीएफआर इंक्रीज़ हो जाएगा, ये किस तरीके से होगा। और इसी तरीके से हम आपको कल फिजियोलॉजी में और चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह।